मित्रों, आज फिर हाजिर हूं एक नई कहानी ढोल थाली लेकर। ये कहानी मैंने जनवरी 2003 में लिखी थी। वाचन कर रहा हूं। प्रस्तुत है कहानी ढोल थाली। जोड़े तो दुनिया में बहुत देखे, पर जगता प्रसाद बाली एवं वीणा जैसा जोड़ा कहीं नहीं देखा। शायद उनको देखकर ही किसी ने 1 और 1 11 होते हैं वाला मुहावरा बनाया होगा। बाली साहब गलत हो या सही, वीणा हर बात में उनकी तरफदारी करती। यही बात बाली साहब पर भी हूबहू लागू होती। वीणा की रक्षार्थ वो ऐसे आते जैसे कृष्ण द्रौपदी की रक्षार्थ आए थे। दोनों को लोगों से कलह करने में एक विशेष मस्ती आती। मिलजुल कर शिकस्त देने के बाद दोनों के चेहरे एक अद्भुत आनंद से भर जाते। झगड़ा नहीं होता तो झगड़े का कारण बना लेते। ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाते, दाव पेच लगाते कि सामने वाला तौबा कर उठता। दोनों की खोपड़ी में राहु एवं हृदय में शनि विराजमान था। दोनों ईश्वर की कारीगरी का नायाब नमूना थे। आज वो अंधेरे ही दोनों अखबार वाले से उलझ पड़े। अखबार वाले ने जब हिसाब मांगा तो बाली साहब को सुबह सुबह ही कलेवा मिल गया। अचानक उनके मस्तिष्क में बिजली कौंधी। आंखें तरेर कर एक पत्ता फेंका। भुगतान का कौन मना करता है, पर इस बार 3 बार अखबार आया ही नहीं। बस इसी बात पर कलह प्रारंभ हो गई। बाबूजी, ये संभव ही नहीं है, मैंने बराबर अखबार डाले हैं, कॉलोनी में किसी से पूछ लीजिए। अखबार वाले की मासूम आंखें उसकी सच्चाई का बयान कर रही थी। तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? अब तुम कल के लौंडे हमें सिखाओगे? मुझे कॉलोनी से क्या मतलब, मैं तो मेरी जानता हूं। अखबार वाला और तमकता। उसके पहले ही उन्होंने वीणा को ऐसे आवाज दी जैसे युद्ध प्रारंभ करने के पहले कैप्टन सिपाही को बुलाता हो। रसोई का काम छोड़कर वीणा तुरंत बाहर आई। बाली साहब का साहस आसमान छूने लगा। आंखों ही आंखों में इशारा हुआ। वीणा पल भर में समझ गई। अब तुम ही बताओ, इस बार 3 अखबार कम आए कि नहीं? बिल्कुल 3 बार नहीं आए। यहां सैकड़ों रुपये का दान कर देते हैं, 5 रुपये के लिए झूठ बोलेंगे? वीणा ने अखबार वाले को तमक कर कहा। अखबार वाले को अब अपनी हार सुनिश्चित दिखाई दी। सोचा सुबह सुबह और जगह भी अखबार डालने हैं, पेमेंट लेना है, अतः हारते हुए से बोला, अच्छा बाबूजी, 3 अखबार का काट कर पेमेंट कर दो। आपका धर्म आपके साथ है, ऊपर वाला सबको देखता है। बाली साहब की आंखों में जीत का नशा छा गया। अखबार वाले को पेमेंट किया एवं अंदर कमरे में आकर विजय गर्व में यूं लेटे मानो कोई गढ़ फतह करके आए हों। इसी तरह दूध वाले से, मेहरी से, मोहल्ले वालों से बाली दंपति के युद्ध होते ही रहते थे। जब तक दोनों मिलकर पटखनी नहीं दे देते, विश्राम नहीं करते। हमसे लड़िए उनका जीवन नारा था। सरसों के बिखरे दाने शायद गिनना संभव हो, मिट्टी के कण भी कदाचित हम गिन लें, पर दुष्टों की दुष्टताएं नहीं गिनी जा सकती। बाली साहब 55 के पार थे। जिस उम्र में सारे बाल सफ़ेद हो जाने चाहिए एवं गंजापन हमारी निधि होनी चाहिए, उसी उम्र में उनके सर पर अधिकांश बाल घने काले थे। सफ़ेदी यहाँ वहाँ कानों के पास झांकती, ऐसे लगती जैसे काले बादलों से भरे आसमान में 2-4 सफ़ेद बदलियाँ तैर रही हो। जिससे सारी उम्र कलह किया हो, लोगों के बाल उखाड़े हो, भला उनके बाल क्यों न सलामत रहे। आंखें कौवे की तरह इधर उधर देखती थी। रंग सांवला, कद ठिगना, गोल मुंह, नोकीली मूछें एवं शरीर पर बेडोल मोटापा उनके बेडोल विचारों से साम्य बनाते नजर आता। शादी हुए 30 वर्ष होने को आए। गत वर्ष ही लड़की की शादी की थी। अब एक पुत्र को सेटल करने की चिंता उन्हें खाए जा रही थी। यही शिक्षा विभाग में जिला शिक्षा अधिकारी थे। सोचते कहीं पद का फायदा उठाकर इसे भी सेटल कर दूं। रिटायर होते होते घर में बहू आ जाएगी तो सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए इन दिनों अक्सर अफसरों के घर चक्कर काटते नजर आते। वहां बाली साहब ऐसे पेश आते जैसे उनसा सौम्य एवं शिष्ट कोई और न हो। वीणा अपनी बातों से उनकी शिष्टता को और निखारती, लेकिन ये सौम्यता एवं विनम्रता अफसरों को मूर्ख बनाने का मुखौटा मात्र थी, मन का संस्कार नहीं। कार्यालय में भी बाली साहब के कलहप्रिय स्वभाव से उनके अधीनस्थ कर्मचारी त्रस्त रहते। अपनी बात मनवाने के सारे गुर बाली साहब इस्तेमाल करते। स्वभाव से इतने संवेदनशील थे कि यह कभी नहीं सोचते मेरे किंचित लाभ से दूसरे को कितनी हानि होगी। हर हाल में अपना फायदा देखना एवं सदैव विजयी होना उनका असूल था। उनकी इसी आदत के मद्देनजर लोग उनसे कटकर चलते। बाली साहब सोचते लोग मुझे आदर देते हैं एवं मुझसे डरते हैं। कई बार हम लोगों को इसलिए भी आदर देते हैं ताकि हमारा कोई निरादर न करें। कीचड़ में पत्थर मारने से छींटे तो हमारे ऊपर ही गिरेंगे। अपने रिश्तेदारों के साथ भी बाली दंपति का यही व्यवहार था। 2 भाई 2 बहनें थी। सभी ग्रह दिखाकर ही उनसे मिलने आते। पिता को मरे 20 वर्ष हो गए।
माँ अक्सर अन्य भाइयों के यहाँ रहती। कभी एक दो रोज शगुन लेकर पोते को देखने आ भी जाती तो दोनों ऐसी जुगत बिठाते कि बुढ़िया गठरी बांधकर भागती नजर आती। सभी उन्हें ढोल थाली कहते। राजस्थान में शादी ब्याह पर अक्सर ढोल थाली बजते हैं। ढोल के साथ थाली की संगत आवश्यक है एवं थाली के साथ ढोल की। ढोल पुरुष बजाता है एवं थाली स्त्री, तथा दोनों के साथ बजने से ढम टन का मधुर राग पैदा होता है। दोनों का साथ बजना अपरिहार्य है। बाली दंपति पर यह उपमा सटीक बैठती। बाली साहब की मेहनत रंग लाई। उनका लड़का मनन यहीं सरकारी स्कूल में अध्यापक लग गया। इस वर्ष ही उसकी शादी सुवामा से हुई। इसी वर्ष बाली साहब भी रिटायर हुए। सुवामा एक सुसंस्कृत घर से थी, पर चतुराई उसकी रग रग से टपकती थी। कुछ महीनों में ही उसने सास ससुर की प्रकृति समझ ली। बाली दंपति ने बिल्ली मारने की कोशिश की। जब भी मनन घर से बाहर होता, बहू पर पुराने पैंतरे आजमाते। एक के मोर्चा खोलते ही दूसरा मदद को आ जाता। शुरू में तो सुवामा ने लो क्लास से चुप्पी साधे रखी, पर अंत में जब समझ लिया कि दोनों कुत्ते की पूंछ है तो मोर्चा खोल दिया। व्यंग एवं जलन भरे ताने कोई कब तक सहन करे। होली करीब थी। वीणा ने कमर दुखने का बहाना कर घर के सारे काम सुवामा के हवाले किए। अपनी चाल पर मन ही मन प्रसन्न थी। बहुत दिन रोटियां बेल ली, वर्षों चूल्हा फूक लिया, अब काहे को मरे। होली पर बहुत सारे पकवान भी बनाने थे। सुवामा दिन रात काम में लगी रहती। बाली साहब एवं वीणा निरीक्षक की तरह उसके काम में मीन मेख निकालते रहते। मनन को उकसाने का भरसक प्रयत्न करते, पर मनन तो पत्नी के हुस्न का दीवाना था। जैसे परी अपने आशिक को शीशे में उतार लेती है, यही हाल मनन का था। अपने पिता की तरह वह भी पक्का पत्नी परायण था। हमेशा सुवामा का ही पक्ष लेता। कुएं में हम जैसा बोलते हैं वैसी ही प्रतिध्वनि आती है। आदमी का वर्तमान उसके अतीत की सीख ही है। आज बाली साहब भोजन करने बैठे तो सुवामा से बोले, बहू भाजी में नमक बहुत ज्यादा है। वीणा ने बाली साहब की चाल को गति दी। अब इसे कितना ही समझाओ, ये सुधरने वाली तो नहीं। माँ बाप ने जो सिखाया है वही तो करेगी। बस यहीं से युद्ध का नगाड़ा बज गया। सुवामा पहले से भरी बैठी थी, अब मानो किसी ने पका बाल तोड़ छू दिया। पीहर की बुराई उसके हृदय में कांटे की तरह लगी, खुद ही जाग उठी। यह उसके उत्पीड़न की चरम सीमा थी। गुस्से में सारा पतीला वॉश बेसिन में उड़ेल दिया। अगर मेरे हाथ की सब्जी पसंद नहीं आती तो आप क्यों नहीं बना देती? जरा सा कमर में दर्द क्या हो गया, महारानी हो गई? सुवामा जैसे धधक रही थी। मनन घर में नहीं था, अतः बाली दंपति का हौसला और बुलंद था। बस मुंह चलाना जानती है, काम करना जरा भी नहीं आता। वीणा आंखें तरेर कर बोली, बहू तमीज से बात करो, क्या छोटे बड़ों का ख्याल भी नहीं है? बाली साहब ने सुर में सुर मिलाया। आप सासू जी को ढंग से बोलने के लिए क्यों नहीं कहते? मैं क्या उनकी दासी हूं? अपनी फूटी न दिखे और दूसरों की फूली निहरे। सुवामा तेज आवाज में बोली, ऐसा है तो अलग घर क्यों नहीं देख लेते? रोज रोज की चिक चिक से तो अलग रहना अच्छा है। बाली साहब जैसे भस्म हुए जा रहे थे। गुस्से में आंखें कौड़ियों की तरफ बाहर निकल आई। यह मकान पुरखों का है और हमें क्या, हमारे मुर्दों को भी यहां से कोई नहीं निकाल सकता। सुवामा की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उसने रसोई का काम वहीं छोड़ा एवं कमरे में जाकर चिटकने लगा दी। अब करो खेती और बजाओ बंसी। बाली दंपति को जैसे किसी ने भरे अखाड़े में पटकनी दी। दोनों सुन्न हो गए। जीवन भर के पाप जैसे बहू के रूप में प्रायश्चित करवाने आ खड़े हुए हों। मोर्चा दिन पर दिन और दृढ़ होता गया। सुवामा ने मनन को साथ लेकर कमर कस ली। अब बहू हर बात का जवाब देती। अब जरा जरा सी बातों पर झगड़ा होने लगा। जब व्यक्ति कुंठित होता है तो छोटी छोटी बातें ही दिल दुखाने को काफी होती है। तब हम सिर्फ मौके की तलाश में होते हैं। गांव पर जरा सी चोट भी असह्य होती है। बाली साहब ने सुवामा को दबाने के लिए अब भाई बहनों का सहारा लेना चाहा, पर सभी ने सुवामा का ही पक्ष लिया। जिसने जीवन भर कलह की हो, दूसरों को जलाया हो, लोग उसके जलते हुए घर को देखकर अब हाथ नहीं सेकेंगे तो कब सेकेंगे? दोनों रक्त के प्यासे शिकारी कुत्तों की तरह सुवामा को सिकंजे में कसने का प्रयास करते, पर उनका हर प्रयास असफल रहता। वीणा खींचकर कहती, यह तितली तो मधुमक्खी निकली, आई है जान के साथ, जाएगी जनाजे के साथ। शब्द ब्रह्म है। शब्दों की शक्ति असीम होती है। कभी कभी हमारे दुर्वचनों दुर्व्यवहारों के बाण हमें ही बींध डालते हैं। दुनिया में शेर को सवा शेर मिल ही जाते हैं। सुवामा ने अब सास ससुर को सबक सिखाने की ठान ली। दिल को जितनी ठेस लगती है उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही गहरी होती है। जब भी बाली साहब घर से बाहर होते
वह सास को जानबूझकर छेड़ती अथवा जब भी सास मंदिर आदि जाती वह ससुर को परेशान कर देती। ढोल थाली की संगति नहीं होने देती। जब दोनों साथ होते वह अपने कमरे में चली जाती एवं कमरा अंदर से बंद कर देती। दोनों कलह को तरसते पर वह उन्हें मौका ही नहीं देती। खुराक के बिना देह कैसे चलेगी? झगड़ालू बिना झगड़ा किए कैसे रहते? अब दोनों एक दूसरे को काटने लगे, यहां तक कि कभी कभी हाथापाई कर बैठते। सुआमा एवं मनन ने तो चुप्पी साध ली, दोनों कलह का मौका ही नहीं देते। अब दो शातिर गिद्ध आमने सामने थे। वे ही पैंतरे जो पहले लोगों को नीचा दिखाने के लिए मिलकर इस्तेमाल करते एक दूसरे पर करने लगे। दोनों एक दूसरे को खाने लगे। बाली साहब घर के विनाश के लिए वीणा को जिम्मेदार ठहराते एवं वीणा बाली साहब को। अपने ही बनाए चक्रव्यूह में वे खुद फंस गए। बाली साहब के पूर्व के सारे भेद, सारी दुर्योजनाएं वीणा उनके शिकार परिचितों को बताने लगी। अब उनके नित्य नए दुश्मन बनने लगे। दुश्मनों ने उनका जीना हराम कर दिया। पाप सर चढ़कर बोलने लगा, ईश्वर महान न्यायाधिपति है। कालांतर में मनुष्य के कर्मों को वह दूध का दूध एवं पानी को पानी की तरफ बांट देता है। चतुर से चतुर एवं शातिर से सातिर भी उसके न्याय से नहीं बच पाते। ईश्वर के इस अदृश्य न्याय को हर आत्मा अनुभूत करती है, इसीलिए धूर्त एवं शातिर उससे अधिक भयभीत रहते हैं। ज्ञानी तो सिर्फ उसका गुणगान करते हैं। सुआमा एवं मनन घर के कलह भरे वातावरण में घुटने लगे। इंसान जब निरुपाय एवं हताश हो जाता है तो प्रकृति का सहारा लेता है। दोनों वातावरण परिवर्तन के लिए कुछ रोज मसूरी चले गए। इंसान घर में ही सुकून ढूंढता है, वहां नहीं मिले तो अन्यत्र तलाशता है। मसूरी में आज उनका 5वां दिन था। दोनों सनसेट पॉइंट पर बैठे डूबते सूरज को निहार रहे थे। डूबता सूर्य न जाने क्यों एक विचित्र विषाद से भर देता है, जैसे कर्मों की गठरी लादे कोई जीव अनंत के आगोश में खो रहा हो। सूर्य की लाली जो कभी तपिश बनकर जलाती है, अंततः अंधेरे में समाहित हो जाती है। सभी को दाह से झुलसाने वाले अंगारे जब बुझने लगते हैं तो राख अपने आगोश में उनको छुपाकर ढक सी लेती है। जलना और जलाना समाप्त हो जाता है। बादल की गर्जना तर्जना टुकड़ों से छिन्न भिन्न होकर बादल के अस्तित्व को समाप्त कर देती है। तपन, जलन, कलह एक ही स्वर एवं अनुभूति का दूसरा नाम है, परंतु अंत उनका भी होता है। अंतहीन आकाश में सभी अनुभूतियां खो जाती है। कलह का अंतिम पड़ाव चिर शांति की पूर्वानुभूति देता है और जीवन की समापन के चिन्ह अपने आप ही पेड़ से टूटे पत्ते की तरह गिरकर पेड़ से अलग हो जाते हैं। जीवन अनंत में समा जाता है। देखते ही देखते सूर्य अंधेरे में विलीन हो गया। रात दोनों होटल पहुंचे तो मनन को घर के पड़ोसी से मोबाइल फोन पर दुखद सूचना मिली, तुम्हारे माता पिता का निधन हो गया है। दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। धन्यवाद।